हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितेश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे अनीश जंग की लिखी हुई लॉस्ट स्प्रिंग, जो एक्चुअली दो कहानियों का एक कलेक्शन है। और दोनों ही कहानियां उन्होंने अपनी जर्नी में देखी थी। अनीश जंग ने वो काफ़ी घूम घूम के लोगों की लाइफ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, तो उन्होंने ये कहानियाँ लिखी हैं। क्या लिखती हैं वो इन दो कहानियों में, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लॉस्ट स्प्रिंग में दो आपको अलग अलग कहानियाँ थी, तो मैंने उनके दो वीडियोस बना दिए हैं। आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम पहली कहानी। उसके पहले हम जरा टाइटल की सिग्निफिकेंस पे चर्चा कर लें। लॉस्ट स्प्रिंग क्यों है इसका टाइटल? तो लॉस्ट का मतलब तो खोया हुआ हो जाता है, और स्प्रिंग बसंत, यानी कि ये जो मौसम होता है ना स्प्रिंग का, जो आता है अराउंड विंटर के बाद, तो क्या होता है वो मौसम सबसे सुहाना, सबसे खूबसूरत होता है। ठीक है। और स्प्रिंग जो एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा है बचपन को, जो एक इंसान के जीवन का सबसे खूबसूरत टाइम होता है, एक सबसे खूबसूरत पीरियड होता है। लेकिन ये लोग, इनका बचपन खो चुका है काम धंधे में, गरीबी गुर्बत के बोझ के तले। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो पढ़ते हैं इसके पहले पार्ट को, जो है साहिब की कहानी। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये एक डायलॉग है, कहानी का टाइटल है या ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक डायलॉग है जिससे उसको ऊपर डाला गया है एक तरीके से टाइटल बना के। चलिए पढ़ते हैं इसको हम। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने पूछा साहब से, तुम क्यों करते हो ये? मैंने पूछा साहब से, जिसको मैं हर सुबह देखती हूँ। एनकाउंटर का मतलब देखना, मिलना, एकाएक किसी के सामने आ जाना, भेंट हो जाना, जिससे मेरी भेंट हो जाती है रोज ही सुबह, जब वो सोने की तलाश करता रहता है। सोना मतलब गोल्ड। सोने की तलाश करता रहता है मेरे पड़ोस में लगे कचरे के ढेर में। स्क्राउंज का मतलब ये होता है तलाश करना। आमतौर पे खाने के सेंस में यूज़ होता है, जब कोई गरीब लोग खाने की तलाश में इधर उधर कुछ चीज़ें उलट पुलट रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि स्क्राउंज। बट रुपए के लिए भी कर सकते हैं, किसी और चीज़ के लिए भी। तो स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड यानी कि कचरे में सोने की तलाश उसे रहती है। आगे बताएगा गोल्ड की क्या मतलब है उसके लिए, और बहुत से मतलब है। 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट उसे मिल जाया करता था। ठीक है, तो उसके लिए वही सोना था। खैर, साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहब ने अपना घर बहुत वक्त पहले ही छोड़ दिया। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. कहता है कि उसका घर, जो ढाका में हरे भरे मैदानों के बीच बसा था, वो अब उसकी यादों में भी दूर दूर तक नहीं है। डिस्टेंट, दूर दूर तक, मेमोरी, यादें, मतलब दूर दूर की जो यादें हैं उनमें भी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि नॉट इवन माई डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि उसकी ज़रा भी मुझे फेंटिस्ट उसका रिकलेक्शन भी नहीं है, ज़रा भी याद नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. उसकी माँ क्या बताती है कि कई तूफान आए और वो हमारे खेतों को बहा ले गए, हमारे घरों को बहा ले गए। उन्होंने हमारे खेतों को तबाह कर दिया, घरों को तबाह कर दिया। यहाँ जो ये स्टॉर्म है ना, ये लिटरली भी हो सकते हैं और फिगरेटिवली भी। क्योंकि आप लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं हो हिस्ट्री, तो आप लोग पढ़ेंगे कि पाकिस्तान को एक्चुअली बांग्लादेश दिया गया था पार्टीशन के टाइम में, और उसने काफ़ी बैडली ट्रीट किया था बंगाली मुसलमानों को। नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोगों को वहाँ से आना पड़ा छोड़ के। जैसा आज वो बलूचिस्तान में कर रहा है, वैसा ही कुछ उसने तब बांग्लादेश में किया था। और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया था उससे। बट उसके पहले बहुत से लोगों को आना पड़ा था। तो वो स्टॉर्म जो है ना, एक तरीके का ऑपरेशन भी आप कह सकते हैं, OPPRESSION, दमन, जो वो चला रहा था वहाँ के कॉमन सिटीजन्स पे। और लिटरल तूफ़ान भी हो सकता है, काफ़ी तूफ़ान आते रहे होंगे, बट फिगरेटिव वो मतलब ज़्यादा अच्छे से निकल रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी वो करेक्ट है और फिट भी है। रिफ्यूजी से जब आप पूछेंगे कि वो क्यों भाग के, अब तो कूद कूद के वो आ जाते हैं, वायर्स वगैरह कट करके नीचे से सड़क के, बांग्लादेशी सारे, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बाहर में नहीं है। बट पहले वो भाग के आए थे सब
इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी थी। दैट्स वाई दे लेफ्ट। उसकी माँ बताती है कि इसी वजह से उन लोगों ने घर छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी, बांग्लादेश छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और इसी वजह से वो अब यहाँ है और तलाश कर रहा है, इस बड़े शहर में सोने की तलाश कर रहा है, गोल्ड की। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। वो बुदबुदाता है और दूसरी तरफ देख के कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कोई काम भी तो नहीं, और कुछ भी नहीं है मेरे पास करने के लिए। इसी सवाल का हमारी सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन दिया हुआ था ओपनिंग लाइन में, उसका जवाब इसने दिया। जब हमारी ऑथर पूछती हैं कि व्हाई डू यू डू दिस, क्यों करते हो तुम ये, तब ये उसका जवाब देता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मैं लापरवाही से कहती हूँ स्कूल जाओ, लेकिन तुरंत ही मुझे एहसास हो जाता है कि कितनी खोखली है मेरी ये सलाह। इसका एहसास मुझे तुरंत हो जाता है कि मेरी ये सलाह कितनी खोखली है। क्यों? क्योंकि वो गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके घर वालों को वो सपोर्ट कर रहा था कमा के। वो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो चला जाता तो फिर उसके घर वाले भी भूखे मरने शुरू हो जाते। इसके अलावा एक और एक्सक्यूज़ देता है वो, कहता है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। कहता है कि मेरे घर में, अड़ोस पड़ोस में तो कोई स्कूल है नहीं, हाँ अगर कभी बनाएंगे वो लोग तो मैं जाऊंगा ज़रूर। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैं मजाक करते हुए पूछती हूँ कि अगर मैंने एक स्कूल खोला तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रोडली। वो काफ़ी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों के बाद वो दौड़ता हुआ मेरे पास आता है और क्या पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। क्या कहती हैं हमारी ऑथर कि उसको उन्होंने जवाब दिया, साहब को, कि स्कूल बनवाने में थोड़ा लंबा वक्त लगता है ना, इतना जितने वक्त में तुम आके पूछो उससे ज़्यादा ही वक्त लगता है। मैं शर्मिंदा थी, एम्बेरस्ड थी, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, कि मैंने एक ऐसा वादा कर दिया था उससे, दैट वाज नॉट मेंट, जो असल में एक तरीके से किया नहीं गया था, वादा नहीं किया गया था कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊंगी, वो बस एक तरीके का मजाक था। लेकिन एक ऐसा वादा जिसको पूरा करने की मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ऐसा वादा करके मैं शर्मिंदा थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन मेरे वादे जैसे कई वादे बहुतायत में पाए जाते हैं उसकी इस अंधेरी ठंडी बंजर दुनिया के हर कोने में। अबाउंड का मतलब बहुत ज़्यादा होना, हद से ज़्यादा होना, और ब्लीक का ठंडा, नीरस, बंजर, बेरंग कह लीजिए, एक ऐसी जगह के लिए बेसिकली यूज़ होता है ना जो जहाँ उदासी हो, जैसे प्रिजन, इन सब जगहों के लिए ब्लीक कहा जाता है। मतलब ये कहना चाहती है कि जैसा वादा एक मैंने कर दिया था इससे अनजाने में, जो कि असल में मैं निभाने वाली नहीं थी, निभाने की के मंशा से नहीं किया गया था, वैसे वादे इन गरीबों से हर कोई करता ही रहता है। अक्सर लोग तसल्ली देने के लिए कुछ कह देते हैं, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन तुम बड़े आदमी बन जाओगे। कई बार ये हो भी जाता है, कई बार ये नहीं हो पाता है। तो वही कह रही कि ऐसे झूठे खोखले वादे इसकी दुनिया में भरे पड़े हैं, कितने लोगों ने इससे किए होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीनों तक उसको जानने के बाद एक दिन मैंने उसका नाम उससे पूछा। क्या नाम बताया उसने? साहिब आलम ही अनाउंसेस। वो बताता है साहिब आलम। आलम मतलब दुनिया, और साहिब मतलब उसका मतलब एक तरीके से मालिक, और ए लगता है उर्दू में की के सेंस में। साहिब आलम दुनिया का मालिक, की का के सेंस में ए लगता है। ही अनाउंसेस, वो बताता है कि मेरा नाम है साहिब आलम।
ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, हालांकि उसको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. अगर उसको ये पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर यानी वही दुनिया का मालिक, तो वो काफ़ी मुश्किल होगी उसको इस बात का भरोसा करने में कि मेरा नाम है दुनिया का मालिक और मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. कहती हैं आगे कि इस बात से वो बिल्कुल अनजान कि उसके नाम का असल में मतलब क्या है. वो गलियों में भटकता फिरता है अपने दोस्तों के साथ. उसके दोस्त जो एक पूरा बैंड है, एक आर्मी है, एक दल है नंगे पाँव वाले लड़कों का, जो सुबह सुबह चिड़िया की तरह एकाएक प्रकट हो जाते हैं और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं. इतने महीनों में मैं उनमें से हर एक को पहचान गई हूँ. Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. मैंने एक से पूछा तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हुई हैं? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. क्या कहता है वो? बड़ी लापरवाही से, बड़ी साधारण तरीके से वो जवाब देता है कि मेरी माँ ने ऊपर ताखे पर से उसको उतारा नहीं. शेल्फ आप को पता ही होगा शेल्फ क्या होता है. हिंदी इसकी मुझे कुछ खास पता नहीं, पर ताखा एक होता है हम लोग के घरों में पहले होता था, उस पर से वो कह हो सकता है कह रहा हो कि मेरी माँ ने चप्पलें उतारी नहीं. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. कहता है एक दूसरा लड़का जिसने दो अलग अलग तरह के जूते पहन रखे थे. क्या कहता है कि अगर इसकी माँ उतार भी देती चप्पलें तो भी ये नहीं पहनता, फेंक देता उनको. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. कहती हैं कि जब मैं when I comment on it, किस बात पे कमेंट करते हैं? उसके जूतों पे, क्योंकि एक सेंटेंस खत्म हुआ था हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच. वो ऐसे जूते पहने था वो लड़का जिसने ये कमेंट किया था कि अगर उसकी माँ उतार भी दे तो ये फेंक देगा. तो उस लड़के ने क्या पहना हुआ था? दो अलग अलग तरीके के जूते पहने हुए थे. मतलब ऐसे जूते जो मैचिंग नहीं थे, एक डिज़ाइन के नहीं थे, एक कलर के नहीं थे. जब मैं इस बात पे कमेंट करती हूँ कि ऐसे कैसे जूते तुमने पहने हुए हैं, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. वो बेचारा अपने पाँवों को इधर उधर करता है और कुछ भी नहीं कहता है. शफल का मतलब ये होता है इधर उधर करना. मोबाइल में जब आप शफल कर देते हैं प्लेलिस्ट तो गाने इधर उधर हो जाते हैं. फेंटना भी होता है तो वो फिट जाते हैं, एक तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं. ताश की गड्डी को भी शफल किया जाता है, डेक ऑफ कार्ड्स को. तो एक दूसरे से मिलाना कह लीजिए, फेंटना कह लीजिए, इधर उधर कहना, इधर उधर करना कह लीजिए. आपने अक्सर देखा होगा लोग अपने पाँव को इधर उधर करते हैं नर्वसनेस में. तो वो बेचारा नर्वसनेस में अपने पाँव इधर उधर करने लगता है. आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. एक आवाज़ आती है कि मुझे भी जूते चाहिए, मुझे जूते चाहिए. एक तीसरा बच्चा कहता है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी एक भी जोड़ी जूते नहीं रखे हैं. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. कहती हैं कि पूरे इस देश में इधर से उधर घूमते हुए मैंने क्या देखा है कि बच्चे अक्सर नंगे पाँव रहते हैं. बहुत से बच्चे नंगे पाँव घूमते रहते हैं शहरों में, गाँव की सड़कों पे. एक एक्सप्लेनेशन ये भी है, लोग अक्सर कहते हैं एक तरीके से एक बयान देते हैं कि पैसों की वजह से नहीं है, पैसों की कमी की वजह से नहीं है, ये तो एक तरीके का चलन है. बड़ा ही खोखला ये एक्सप्लेनेशन है. असल में जिन लोगों के पास कभी पैसे नहीं रहे, जिन बेचारों के पास, उन कभी वो जूते चप्पल पहन ही नहीं पाए तो वो नंगे पाँव ही रह गए. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of property. अब हमारी ऑथर को भी ये बात समझ में आती है, हमारी राइटर को, कि ये चीज़ें कितनी खोखली हैं. कहती हैं कि मैं सोचती हूँ if this is only an excuse, कि कहीं ये बस एक बहाना तो नहीं है इनकी इस चिर अस्थाई गरीबी की अवस्था को
बयान करने का, उसको एक्सप्लेन मतलब परिभाषित करने का, परपेचुअल मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। ये कहना चाहती हैं कि इन लोगों की गरीबी जो है ना, जो कभी ख़त्म होती ही नहीं। इतने गरीब हैं कि 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाते, ये चप्पल कहाँ से लाएंगे। कहीं इसी चीज़ को इस बहाने से ये ढक तो नहीं रहे हैं कि नहीं नहीं पैसों की कमी से नहीं, ये चलन है। खैर, I remember a story a man from Udupi once told me. उडुपी पढ़ते हैं उसको। इसको कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है शायद। मैं कन्नड़ फूड ब्लॉग्स काफ़ी देखता हूँ, तो मैंने उनमें देखा था। इसको उडुपी बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग UDUPI होती है। UDIPI भी कई जगह पर लिखी होती है, जैसा यहाँ भी लिखा हुआ है। और ODIPU ओडिपू भी लिखा रहता है, लेकिन लोग वहाँ के लोकल्स प्रोनाउंस करते हैं उडुपी। उडुपी भी एक आध जगह मैंने सुना था, लेकिन उडुपी कॉमन है। ठीक है, तो मुझे एक कहानी याद आती है जो एक इंसान ने, उडुपी के एक इंसान ने मुझे एक बार सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। कहता क्या है वो इंसान, वो जिन्होंने इनको कहानी सुनाई थी, अनीश चंग साहिबा को। तो वो बताते हैं कि वो जो इंसान थे, वो जब छोटे थे तो वो अक्सर एक स्कूल जाया करते थे जो पुराने वाले मंदिर से थोड़ा आगे था। मतलब उसको क्रॉस करके जाना होता था, उसके बाद पड़ता था। और उस मंदिर में उनके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। कहते हैं कि वो जब जाते रहते होते थे तो वो रुक जाते थे उस मंदिर के पास थोड़ी देर के लिए, जहाँ उनके पिताजी पुजारी हुआ करते थे, और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते थे एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. अब अनीश चंद साहिबा को ये बात याद है कि वो उस इंसान ने मुझे बताया था कि अक्सर वो मंदिर के आगे प्रार्थना करता था जूतों के लिए। अब जब अनीश चंद साहिबा 30 साल के बाद उसके शहर गई, उडुपी गई, और उसी टेम्पल में गई जिस टेम्पल की उसने बात की थी, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो बेचारा अब उजाड़ सा पड़ा हुआ था, जो डूबा हुआ था एक उजड़ेपन की, सूनेपन की हवा में। मतलब वहाँ ज़्यादा लोग अब नहीं थे। इन द बैक यार्ड फेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। मैं पुजारी साहब से मिलने गई पिछवाड़े की तरफ। वहाँ जहाँ वो पीछे रहा करते थे, अपना उनका एक रूम था, वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एकाएक एक नन्हा सा बच्चा आया जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था, मोजे जूते सब कुछ पहने हुए था। वो हाँफते हुए आता है और अपना स्कूल बैग उठा के उस फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. उस लड़के को देख के मुझे उस इंसान की याद आई जिसने मुझे कहानी बताई थी। उसके बचपन की याद आई, मुझे वो बच्चा याद आया जो आखिरकार जब जो उसको जूते मिल गए थे, जो प्रार्थना किया करता था भगवान के आगे रोज़ कि मुझे जूते चाहिए, और जब जूते मिल गए थे तो उसने क्या प्रार्थना की थी देवी के आगे, भगवती के आगे, लेट मी नेवर लूज देम। कभी मुझसे इनको अलग मत करना, कभी ऐसा मत करना कि ये मुझसे अलग हों। लेट मी का मतलब तो आपको पता ही होगा कि मुझे करने देना, मुझे कभी इसे खोने मत देना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। देवी ने उसकी बातें सुन ली थी, उसकी जो प्रार्थना थी वो सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। कैसे, क्यों कहती हैं ये कि उसकी प्रार्थना सुन ली थी। अब ये जो छोटे बच्चे हैं, पुजारी साहब का जैसे ये बच्चा है, इस तरह के छोटे बच्चे अब जूते पहनने लगे हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन अभी भी मेरे जो अड़ोस पड़ोस के कचरा चुनने वाले बच्चे हैं वो बिना जूतों के ही घूमते हैं।
ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि कुछ लोग अपनी पॉवर्टी से ऊपर आ गए हैं लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। आगे कहते हैं कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली। कहती हैं कि मेरी जो इन नंगे पाँव कचरा बीनने वाले लड़कों से मेरी जो पहचान है वो मुझे लेके आती है सीमापुरी। सीमापुरी दिल्ली की बाहरी सीमा पर बसा हुआ, इसीलिए इसका नाम ही है सीमापुरी। दिल्ली की बाहरी सीमा पे बसा हुआ एक इलाका है जो दिल्ली की बस बाहरी सीमा पे है, सटी हुई सीमा पे। पेरीफरी जैसे सर्कल का पेरीमीटर है समझ लीजिए, तो वो उसकी पेरीफरी हुआ, बाउंड्री को कहा जाता है। तो दिल्ली की बस बाहरी सीमा पे है, बस ज़्यादा दूर नहीं है लिटरली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। इस एक सेंटेंस में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, इससे बहुत से सवाल भी आते हैं। भले ही दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, लेकिन कई इलाकों में, वैसे कई इलाकों में अभी 2013, 14, 15 में बिजली गई है। उन इलाकों में जो झुग्गियाँ हैं उनमें रहने वाले लोगों का जीवन दिल्ली वालों के जीवन से काफ़ी अलग होता है। अक्सर पानी नहीं होता है, पानी आता भी है तो पानी के नाम पर कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, कोका कोला, बिल्कुल ही काला। इसीलिए कहा गया है कि येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। उन लोगों की लाइफ दिल्ली वालों की लाइफ से बिल्कुल ही अलग है, इसीलिए कहा गया है कि येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। कहते हैं कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो कौन है? स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स होते हैं ना जो किसी की ज़मीन पे जाके बस जाते हैं, मतलब जब तक वो रहने दें, ऐसा नहीं कि कब्जा लेते हैं बेचारे, जाके रह जाते हैं बिना पैसे दिए, बिना ज़मीन लिए, बिना कोई रेंट दिए, वो लोग जाके वहाँ रह जाते हैं। तो ये ज़्यादातर स्क्वाटर्स हैं जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। वही वक्त था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश की मदद करके इसको आज़ाद करा दिया था। साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम। साहिब का परिवार भी उन्हीं लोगों में से है जो 1971 में भाग के यहाँ आए थे। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। कहते हैं कि सीमापुरी तब एक उजाड़, सुनसान, बंजर इलाका हुआ करता था। इट स्टिल इज़, ये आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। कहता है लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पलिन, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers। कहती क्या है कि अब भी ये वैसा ही है, उजाड़ बियावान, लेकिन अब कम से कम खाली नहीं। उजाड़ बियावान का मतलब कि जहाँ शोर शराबा ना हो, ट्रैफिक ना हो, और जहाँ बेसिक नीड्स ना हो, जो थोड़ा दूर हो मेन लाइफस्टाइल से, वैसी जगह को कह रही हैं। तो अभी भी ये वैसा ही है, लेकिन कम से कम अब खाली नहीं है। छोटे छोटे मड के बने हुए घरों में, मड का मतलब वो जो कच्चे मकान होते हैं ना, जिनको मिट्टी थोप के बनाया जाता है, उनमें, जिनके ऊपर छत डाली हुई है टिन की और टार्पलिन की। टार्पलिन बेसिकली मोटा सा प्लास्टिक जैसा होता है, तिरपाल भी जिसको कहा जाता है। पहले तो ज़्यादातर ब्लू कलर में आता था, आजकल अनोखे अनोखे रंग आ गए हैं उसमें भी, जिसको कॉमनली टार्प कहा जाता है। तो उस पर उन लोगों ने या तो टार्प डाल के या टिन डाल के छत बना ली है। डिवाइड ऑफ सूएज, इसको सूएज ही पढ़ते हैं, सीवेज लोग कॉमनली पढ़ते हैं, सीवेज इसको लिख भी देते हैं हिंदी में, लेकिन सूएज इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन था। जहाँ सूएज बिल्कुल नहीं है, यानी कि नाले की सुविधा नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, नाला नहीं है, और रनिंग वाटर, जहाँ ताज़ा पानी भी नहीं है, ऐसी जगह पे 10,000 कचरा चुनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain। अब चूंकि वो भारत के नागरिक तो हैं नहीं, बाहर से आ गए हैं, तो इन लोगों के पास कोई पहचान भी नहीं है। 30 साल से वो ऐसे ही रह रहे हैं बिना किसी पहचान के, लेकिन बिना किसी परमिट के भी रह रहे हैं, लेकिन अब इनका नाम राशन कार्ड पे आ गया है और वोटर लिस्ट में भी आ गया है, जिसकी वजह से अब ये अनाज खरीद पा रहे हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। ये अब एक लाइन कहती हैं जो ट्रू है इनके सेंस में, कि खाना जो है ना, फूड, भोजन, वो ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, दैन एन आइडेंटिटी।
एक पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है खाने का होना, पेट का भरा होना। वो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहचान इनकी हो या ना हो, पर कम से कम इनको 2 स्क्वायर मील्स मिलते रहें। सर्वाइवल उत्तरजीविता इसकी शुद्ध हिंदी होती है, मुझे भी नहीं पता था, कुछ दिन पहले ये भी पता चला इसकी शुद्ध हिंदी भी कुछ होती है। यूजुअली सर्वाइवल का मतलब होता है ना जीने के लिए संघर्ष करना, वो होता है सर्वाइवल। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब मैं पूछती हूँ उन लोगों से कि आप लोगों ने अपना वो प्यारा सा जगह, वो प्यारी सी ज़मीन क्यों छोड़ दी, जहाँ हरे भरे खेत थे, नदियाँ थीं, आप वो छोड़ के यहाँ क्यों आ गए, तो औरतों का एक ग्रुप जो फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए होता है, वो लोग क्या जवाब देते हैं कि अगर दिन के अंत में रात को सोते वक्त आप अपने पूरे परिवार को खाना खिला सकें और बिना पेट दर्द के बिस्तर पे जा सकें, तो रहने के लिए यही अच्छी जगह है उन खेतों से जिन खेतों से हमें कोई अनाज नहीं मिल पा रहा था। चिल्ड्रन ग्रो अप इन सॉरी वेयर एवर, एक लाइन छूट जाती है कई बार फ्लो में। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। कहती हैं आगे निशंक कि जहाँ भी इनको खाना मिलता है वो वहीं अपने टेंट गाड़ देते हैं, जो एक तरीके से चलताऊ घर है इनके, या आज यहाँ कल वहाँ, उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ट्रांजिट का मतलब ये होता है पोर्टेबल, जो इधर से उधर जा सकता हो। तो जहाँ भी इनको खाना मिलता है वहीं जाके ये लोग टेंट गाड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। कई बार वो दिन महीने सालों में बदल जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। इन्हीं टेंटों में बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और पार्टनर्स इन सर्वाइवल बन जाते हैं, यानी कि संघर्ष के साथी बन जाते हैं। बस इंडिया के लोगों से मुझे एक यही शिकायत है कि भले ही वो बच्चों को अच्छा भविष्य दे ना सकते हो, लेकिन पैदा करना ज़रूरी समझते हैं। और इसकी वजह से कितनी सारी परेशानियां उठती हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है। आज इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। 130 करोड़ लोग अगर सरकारी नौकरी करेंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? 130 करोड़ लोग अगर ट्रेन चलाएंगे तो उसमें बैठने वाले कहाँ से आएंगे? 130 करोड़ लोग अगर इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर पेशेंट्स कहाँ से आएंगे? और यही चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल की हमें कितनी ज़रूरत है। खैर, बच्चे इनमें पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और सर्वाइवल के पार्टनर भी बन जाते हैं, जीने के लिए संघर्ष करते हैं साथ साथ। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और संघर्ष का मतलब, जीवन के संघर्ष का मतलब सीमापुरी में क्या है? रैग पिकिंग, कचरा चुनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ acquired द proportions ऑफ अ फाइन आर्ट। कहते हैं कि कई सालों में इसने एक तरीके का फाइन आर्ट का दर्जा हासिल कर लिया, एक तरीके का फाइन आर्ट बन गया है। ये अंश एक तरीके का आ गया है इसमें फाइन आर्ट का। फाइन आर्ट मतलब एक तरीके की पेंटिंग होती है काफ़ी खूबसूरत वाली। कहते हैं गार्बेज टू देम इज गोल्ड। इनके लिए कचरा सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। यहाँ के लोगों के लिए कचरा सोना है, उनकी रोज की ये रोटी है, उनके सर के ऊपर की छत है, भले ही वो छत टपकती हुई क्यों ना हो, लेकिन बच्चों के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा है। बड़ों के लिए तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई, लेकिन बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप। साहिब कहता है कई बार मुझे इसमें 1 रुपए का नोट भी मिल जाता है, कई बार 10 रुपए का भी नोट मिल जाता है। साहिब ये बातें कहता है, जब कहता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. कहती हैं आगे कि वेन यू कैन, जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाए कचरे के ढेर में, तब आप तलाश करनी बंद नहीं करते हैं, क्योंकि उम्मीद होती है। फॉर का मतलब बिकॉज होता है कई जगहों पे,
क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि और भी मिलेंगे, होप ऑफ फाइंडिंग मोर, उम्मीद होती है कि और मिलेंगे सिक्के इसमें। ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए कचरे के मायने कुछ अलग ही हैं, कचरे का मतलब ही कुछ अलग है, जैसा इनके माँ बाप के लिए है उससे कहीं अलग है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये कई तरह के आश्चर्यों में लिपटा हुआ है, आश्चर्यजनक चीज़ों में लिपटा हुआ है। हालांकि बड़ों के लिए आज भी ये जीने के संघर्ष का ही उत्तरजीविता का ही एक माध्यम है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. सर्दियों की एक सुबह मैं देखती हूँ कि साहिब एक जाली वाले गेट के बाहर खड़ा है, जो हमारे पड़ोस में एक क्लब था उसके गेट के बाहर खड़ा था और दो नौजवानों को देख रहा था टेनिस खेलते हुए। आई लाइक द गेम। सफ़ेद कपड़ों में टेनिस को खेलते हुए दो लोगों को वो देख रहा था। क्या कहता है? आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वो बेचारा धीरे से कहता है, हम का मतलब ऐसे गुनगुनाना भी होता है, लेकिन धीरे से कहता है कि मुझे ये खेल बड़ा पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो संतुष्ट है इधर से ही उस खेल को देख के। क्या कहता है आगे कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। कहता है कि जब कोई भी यहाँ नहीं होता, तो कोई भी आसपास नहीं होता है, तो मैं अंदर चला जाता हूँ, गेट कीपर मुझे अंदर जाने देता है एंड लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और मुझे झूले का इस्तेमाल करने देता है। स्विंग का मतलब होता है झूला, हालांकि स्विंग टेनिस के सेंस में यूज़ होता है उस शॉट को मारने के लिए भी। तो ये भी हो सकता है कि अगर कुछ टूटे फूटे रिजेक्टेड रैकेट्स पड़े रहते होंगे, वो उसको जो वॉचमैन था वो देता होगा कि चलो ठीक है, इधर उधर थोड़ा बहुत खेल लो जब तक कोई आ नहीं जाता। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने भी टेनिस शूज पहन रखे थे जो काफ़ी अजीब दिख रहे थे, उसकी रंग खोई हुई शर्ट और उसके धुंधले धुंधले हाफ पैंट के ऊपर। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. जब वो देखता है ऑथर को देखते हुए उसके कपड़ों और उसकी जूतों की तरफ, तो वो कहता है कि किसी ने ये मुझे दिए थे। एक्सप्लेन कर रहा है, उनको बता रहा है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. कहती हैं कि ये बात उसको ज़रा भी परेशान नहीं करती कि ये जो जूते हैं किसी अमीर लड़के के छोड़े हुए हैं, जिसने शायद 2-4 बार पहन के ही छोड़ दिया होगा जब उसने देखा होगा कि इसमें एक छोटा सा छेद हो गया है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. कहती हैं क्योंकि जिसने पूरी ज़िंदगी नंगे पाँव ही गुजारी हो, नंगे पाँव ही जो चला हो, उसके लिए छेद वाले जूते भी एक तरीके से एक सपने का सच हो जाना है। अ ड्रीम कम ट्रू आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, लोग कुछ बड़ा अचीव करने पे कहते हैं, तो सपने का सच होना। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन ये जो खेल वो देख रहा है इतने ध्यान से, इंटेंटली, बड़े ध्यान से, ये उसकी पहुंच के बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। आज सुबह साहिब जा रहा था दूध लेने, मैंने देखा उसके हाथों में स्टील का एक कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। उंगली से इशारा करता है रोड की तरफ, रोड से थोड़ा आगे, कहता है कि उधर सड़क के उस तरफ थोड़ा दूर, डाउन द रोड का मतलब सड़क पे ही थोड़ी दूर, इसी सड़क पे आगे एक चाय का छोटा सा, चाय की टपरी है एक छोटी सी, जहाँ मैं काम करता हूँ, टी स्टॉल है जहाँ मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे वहाँ 800 रुपये भी मिलते हैं और खाने को भी मिल जाता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैं उससे पूछती हूँ कि उसे काम पसंद आता है ये। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे पे वो पहले वाली जो चीज़ थी, एक लापरवाही वाली जो
लापरवाही वाला जो एक्सप्रेशन हुआ करता था वो अब गुम हो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। वो जो स्टील का कनस्तर है उस प्लास्टिक बैग से कहीं भारी लग रहा था जिसको ये बड़े आराम से अपने कंधों पे टांगे रहता था। कचरे का बैग करीब 10, 12, 13, 15 किलो तो उसमें आ ही जाते हैं कचरे, कई बार 20, 25, 30 किलो भी आ जाते हैं। वो सामान पे डिपेंड करता है किस तरह का सामान उसमें भर रहे हैं, लेकिन वो भी इस 2, 3, 4, 5 किलो के कैनिस्टर से उसको हल्का लगता था। क्यों? द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग उसका होता था और आज ये किसी और का काम कर रहा है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। वो लेकिन ये कनस्तर किसका है? उस इंसान का है जो चाय की उस दुकान का मालिक है। उसका बैग गिरता होगा साहब का तो कोई उसे डांटता नहीं होगा, लेकिन अगर गलती से ये दूध का कनस्तर गिर जाए, भले ही दूध ना गिरे, सिर्फ कनस्तर गिर जाए, तो मालिक 100 गालियां देगा। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी आयरनी जो अनीश चंग ने दिखाने की कोशिश की है लास्ट लाइन में, कि अब साहब अपना खुद का भी साहब नहीं रह पाया है। उसका नाम था साहिब आलम, पूरी दुनिया का मालिक, लेकिन अब वो अपनी किस्मत का भी मालिक नहीं रह पाया है, जो कि वो पहले था जब कचरा चुनता था तब। और इसी के साथ ये पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। दूसरे पार्ट के लिए आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें, ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे देख लें आप, या प्लेलिस्ट चेक कर लें। तो मिलते हैं उस वाले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।